हे नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सभी को इनसाइड जीत पर स्वागत है। आज मैं एक हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है बैगहेड। फिल्म बर्लिन के एक पुराने बार से शुरू होती है जिसकी दीवार में एक अजीब सा छेद है जिसका मालिक ओवन नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति है। एक तूफानी रात में नील नाम का एक व्यक्ति बार में आता है और बेसमेंट में महिला से मिलने पर जोर देता है, लेकिन ओवन ने सख्ती से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे उस दरवाजे से कोई शांति नहीं मिलेगी, केवल दर्द और पीड़ा ही मिलेगी। फिर नील ने उसे $2000 की पेशकश की और बताया कि वह बस अपनी मरे हुए पत्नी को अलविदा कहना चाहता है, लेकिन ओवन अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और उसे फिर से यहाँ से जाने के लिए कहता है। नील के जाने के बाद ओवन इस जगह के भविष्य मालिक के लिए एक वीडियो संदेश बनाता है। वो बताता है कि संपत्ति में बैगहेड नामक एक विशेष निवासी है जो तहखाने में रहता है और बहुत खतरनाक है। वो दावा करता है कि जो कोई भी इस संपत्ति के लिए पेपर पर हस्ताक्षर करेगा वो उसका संरक्षक बन जाएगा। बैगहेड भागने और दुनिया में जाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन इसे रोकना संरक्षक पर निर्भर है। मालिक घर से दूर नहीं रह सकता, अन्यथा मृत्यु और बीमारी का सामना करना पड़ेगा। वो दावा करता है कि वह आज रात बैगहेड के अभिशाप को समाप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वह बच पाएगा या नहीं। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद ओवन बेसमेंट में जाता है जहां हम एक अजीब और राक्षसी महिला को देखते हैं जो अपनी कुर्सी से बंधी हुई है। फिर वो पूरी जगह को जलाने की कोशिश करता है ताकि अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर सके। दुर्भाग्य से ये काम नहीं करता है और वो जलकर मर जाता है, जबकि बैगहेड पूरी तरह से जीवित रहता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हम लंदन शहर को देखते हैं जहाँ हम आयरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसकी सबसे अच्छी दोस्त केटी। आयरिस आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। उसे हाल ही में किराया न चुकाने के कारण घर से बाहर निकाल दिया गया था और अब वो रहने के लिए जगह की तलाश कर रही है। तभी उसे एक पुलिस का फोन आता है। वो उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में बताता है और उसे जल्द से जल्द आने के लिए कहता है। अगले दिन आयरिस बर्लिन के लिए उड़ान भरती है और अपने पिता के जले हुए बेजान शरीर को देखकर भयभीत हो जाती है। वो ओवन की बेटी निकलती है जो शुरुआत में मर गई थी, लेकिन वे लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। जैसे ही वो जाने वाला था उसे एक आदमी ने रोक लिया। दरअसल वह आदमी उसके पिता का वकील था। वकील ने खुलासा किया कि उसे अपने पिता से एक संपत्ति विरासत में मिली है और आयरिस को उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसके लिए कुछ छोड़ेंगे। वो ये भी नहीं जानती कि उसके पिता के पास एक पुराना बार है और वकील उसे उस जगह का दौरा कराता है। वो बताता है कि इसकी विभिन्न सुविधाएं खराब हो गई हैं और इसके रिपेयर के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, इसलिए वो एक खरीदार ढूंढेगा और इसे जल्द से जल्द बेचने की व्यवस्था करेगा। हालांकि आयरिस उसे बताती है कि वह अभी यह निर्णय नहीं लेना चाहती है और कुछ समय मांगती है। वो उस जगह पर रात बिताने का फैसला करती है क्योंकि उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है और हालांकि वकील इस विचार से खुश नहीं दिखता है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर सकता। उस शाम आयरिस ने कैटी को फोन किया और बताया कि उसके पिता ने उसे कई साल पहले छोड़ दिया था, इसलिए उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। कैटी ने जोर देकर कहा कि उसे इस कठिन समय में अकेले नहीं रहना चाहिए और जल्द ही बर्लिन जाने का वादा किया। आधी रात के आसपास आयरिस गहरी नींद में सो रही थी, तभी तहखाने से आती अलार्म घड़ी की आवाज से वो चौंककर जाग गई। उत्सुकतावश वो बिस्तर से उठती है, लेकिन देखती है कि कोई भी आसपास नहीं है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो अंततः तहखाने के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजे पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास अभी चाबियां नहीं हैं। और फिर अचानक उसे अपने घर में किसी की मौजूदगी का आभास होता है और वो जांच करने जाती है। पता चलता है कि वो नील है और यह उसे बहुत डरा देता है। नील स्पष्ट करता है कि वो उसे चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया है और वो सिर्फ तहखाने में मौजूद महिला से मिलना चाहता है। आयरिस भ्रमित है और दावा करती है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो दावा करता है कि उसके तहखाने में एक महिला है, उसे नीचे अपनी पत्नी से मिलना है। नील उसे $4000 की पेशकश करता है और यहाँ तक कि अगर वो उसे तहखाने में जाने देती है तो उसे और पैसे देने का वादा भी करता है। बड़ी मात्रा में पैसा देखकर आयरिश इसे स्वीकार कर लेती है क्योंकि यह इस खराब स्थिति में उसकी बहुत मदद कर सकता है। वो नील को बताती है कि उसके पास अभी तहखाने की चाबी नहीं है, लेकिन उसे कल फिर से आने के लिए कहती है। अगली सुबह आयरिस वकील से मिलती है और अपने पिता के पुराने घर को बेचने के बजाय उसमें रहने की इच्छा व्यक्त करती है। इससे वकील निराश हो जाता है, लेकिन वो उसका मन बदलने की कोशिश नहीं करता। वो उसे एक पुराना दिखने वाला डीड पेपर देता है जिस पर वो जगह की मालिक बनने के लिए हस्ताक्षर करती है। वो उसे चाबियां भी देता है और एक कैसेट जिसमें ओवन द्वारा नए मालिक के लिए छोड़े गए निर्देश होते हैं। उस शाम केटी घर पर आती है। फिर आयरिस नील के बारे में बात करती है जिसने उसे $4000 दिए और उसे बताया कि उसके तहखाने में कोई रहता है। हैरान केटी कहती है कि अगर यह सच है तो यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आयरिस का दावा है कि वे इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि उसे यकीन है कि कई लोगों ने उसके पिता को सिर्फ वहाँ जाने और थोड़ा डराने के लिए पैसे दिए होंगे। थोड़ी देर बाद नील आता है और वे तीनों बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। कमरा बहुत अंधेरा है और यहाँ उन्हें कमरे के बीच में 2 कुर्सियां मिलती हैं। हालांकि नील का ध्यान दीवार पर एक बड़े छेद की ओर जाता है
और वो किसी को बाहर आने के लिए कहता है। लड़कियां उस पर विश्वास नहीं करती हैं और बकवास करना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर अचानक वे बैगहेड को अपनी ओर आते हुए देखती हैं। इस प्राणी ने अपने सिर पर एक बैग रखा हुआ है और वो बहुत विक्षिप्त दिखती है। बैगहेड नील की आदेश का पालन नहीं करता है और आयरिस के पास जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब आयरिस उसे पीछे रहने के लिए कहती है तो वो उसकी आज्ञा का पालन करती है और आयरिस उसे कुर्सी पर बैठने का आदेश देती है। इसके बाद नील उसके सामने बैठता है। वो उसे अपनी मृत पत्नी सारा की अंगूठी देता है और बैगहेड उसे उसके मुंह में डाल देता है। नील ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था और वो उसे कुर्सी पर बांधने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो एक भयानक चीख निकालती है, उसके हाथ धीरे धीरे बदलते हैं और नील उसके सिर से बैग हटाता है, केवल अपनी माँ को खोजने के लिए जो 20 साल पहले मर गई थी। नील को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ क्यों दिखाई दी, क्योंकि वो सारा को देखना चाहता था। इसलिए वो अपनी माँ से पूछता है कि उसने उस समय अपनी जान क्यों ली, लेकिन बाद में उसे बहुत अजीब उत्तर मिलते हैं। लगभग 2 मिनट के बाद उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वह नील से कहती है कि वह कभी बच्चे नहीं चाहती थी और इसीलिए वो उससे नफरत करती थी, लेकिन अब वो उसे चूमना चाहती है। अचानक वो कुर्सी से गायब हो जाती है और फिर दिखाई देती है। वो उसे जमीन पर पटक देती है और अपने मुंह से पानी छोड़ती है। यहाँ आयरिस उसे रुकने का आदेश देती है और बैग को फिर से उसके सिर पर रख देती है। एक बार फिर बैगहेड उसकी बात मानता है। वो दीवार में बड़े छेद में लौटने से पहले सारा की अंगूठी लौटा देती है। तहखाने से बाहर निकलने के बाद नील को पता चलता है कि उसकी माँ इसलिए प्रकट हुई क्योंकि अंगूठी मूल रूप से उसकी थी, जिसे उसने सारा को देने से पहले दिया था। वो ये भी बताता है कि वो उन्हें ये बताना भूल गया कि मृत व्यक्ति के साथ बातचीत 2 मिनट से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद बैगहेड आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लेगा और आक्रामक हो जाएगा। असफल प्रयास के बावजूद नील सारा से मिलने पर अड़ा हुआ है क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आती है। आयरिस मना कर देती है क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ देख चुकी है, लेकिन नील उसे पैसे देता है और कहता है कि वो केवल अपनी पत्नी को अलविदा कहना चाहता था। वो उसे अपना पता भी देता है और उसे उससे संपर्क करने के लिए कहता है अगर वो अपना मन बदल लेती है। उसके जाने के बाद केटी और आयरिस नए मालिक के लिए ओवन द्वारा छोड़े गए वीडियो निर्देश देखते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि बैगहेड केवल संरक्षक के आदेश को सुनता है और उसका पालन करता है, जिसका नाम संपत्ति के दस्तावेज पर है। उसके पास मृतकों को वापस लाने की शक्ति है। जो कोई भी अपने मृत रिश्तेदारों से बात करना चाहता है उसे केवल 2 मिनट तक बात करनी चाहिए, अन्यथा बैगहेड उनके दिमाग में हेरफेर करना शुरू कर सकता है और शत्रुतापूर्ण हो सकता है। फिर वो स्वीकार करता है कि जितना अधिक कोई बैगहेड का उपयोग करता है वो उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाती है, इसलिए उसका उपयोग बिल्कुल न करना ही बेहतर है, या वो उनके दिमाग में घुस जाएगी और यदि वे छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो वो उन्हें वापस वहीं ले आएगी। उसका एकमात्र लक्ष्य तहखाने से बाहर निकलना होगा। ये सब जानने के बाद आयरिस को आखिरकार एहसास होता है कि उसके पिता इतने साल पहले अचानक क्यों चले गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने परिवार को राक्षस से सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन वकील ने उससे संपर्क किया और उसे पुराने बार में ले आया। इस बीच एक भयभीत कैटी सुझाव देती है कि उन्हें उस जगह से भाग जाना चाहिए, लेकिन आयरिस वहां से जाना नहीं चाहती क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। वो कहती है कि नील बहुत अमीर है और वो जो कुछ भी है वो देने को तैयार है, और यदि वे उसे सारा से आखिरी बार बात करने दे तो उनके पास अपना जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। केटी को यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन वो अनिच्छा से अपने दोस्त की खातिर वहीं रहने का फैसला करती है। अगली सुबह आयरिस वापस बेसमेंट में जाती है और घोषणा करती है कि वो इस जगह की नई मालिक है। वो बैगहेड को जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों पर डू नॉट क्रॉस लिखती है। फिर वो नील से मिलने जाती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। इस बीच केटी बेसमेंट के दरवाजे को बंद करने के लिए वाइन बैरल का इस्तेमाल करती है। फिर वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक तस्वीर का फ्रेम जमीन पर गिर जाता है। इसमें 2 अनजान आदमी आराम से खड़े हैं। जब केटी तस्वीर के पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि यह 1972 में ली गई थी और उनमें से एक आदमी का नाम ऑटो है। हैरानी की बात है कि दूसरा वकील वो है जिसने आयरिस से डीड पर हस्ताक्षर करवाए थे। केटी को पता चलता है कि ओवन से पहले ऑटो इस जगह का मालिक हुआ करता था। इंटरनेट पर उसे पता चलता है कि पारिवारिक त्रासदी का सामना करने के बाद ऑटो ने आखिरकार अपनी जान ले ली, और फिर अचानक वो ऑटो को देखती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो आदमी चला गया है। दूसरी तरफ नील आयरिस को बताता है कि वो अपनी दिवंगत पत्नी सारा से बहुत प्यार करता था, जिसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु ने उसे तबाह कर दिया, इसलिए उसने एक शोक परामर्श समूह में भाग लेना शुरू कर दिया। यहीं पर उसे ओवन के बारे में पता चला, जो कथित तौर पर $2000 की फीस पर उन्हें मृतक से जोड़ सकता था। शाम को नील
केटी और आयरिस बेसमेंट में वापस आते हैं। वो बैगहेड को अपनी पत्नी सारा की एक वस्तु देता है और आयरिस 2 मिनट का टाइमर सेट करती है। राक्षस तुरंत सारा में बदल जाता है और आखिरी चीज जो उसकी पत्नी को याद है वो क्षण है जब वो दुर्घटना का शिकार होने वाली थी। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने ये सब सिर्फ अलविदा कहने के लिए नहीं किया था। वो अचानक पूछता है कि वो किससे मिल रही थी और पूछता है कि मरने से पहले उसका किसके साथ संबंध था, लेकिन सारा ऐसे आरोपों से इनकार करती है। तभी टाइमर बंद हो जाता है और बैगहेड आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लेता है और दावा करता है कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं था और वह अब उसके साथ रहने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस समय बेसमेंट अचानक सारा की दुखद दुर्घटना के दृश्य में बदल जाता है। आयरिस कोने में सारा को रोते हुए देखती है और सावधानी से उसके पास जाती है, लेकिन फिर सारा एक क्रूर प्राणी में बदल जाती है। प्राणी उसे जमीन पर पटक देता है और बताता है कि आयरिस खुद इस जगह की कैदी है। फिर वापस छेद में चली जाती है। चीजें शांत होने के बाद नील कहता है कि वो सारा से फिर से बात करना चाहता है। वो दावा करता है कि वो बस आगे बढ़ना चाहता था और टाइमर बंद होने के बाद उसकी पत्नी ने जो कहा उस पर उसे विश्वास नहीं है। हालांकि केटी और आयरिस उससे थक चुकी हैं, इसलिए वे उसे घर जाने के लिए कहती हैं। बाद में जब आयरिस अकेले बैठी हुई शराब पी रही होती है तो उसे अचानक अपने मरे हुए पिता का एक दृश्य दिखाई देता है। फिर वो एक परिदृश्य देखती है जब ओवन ने अपनी मरे हुए पत्नी से मिलने के लिए बैगहेड का इस्तेमाल किया था और उसने उसे और आयरिस को छोड़ने के लिए उससे माफी मांगी। 20 साल से वो यहाँ फंसा हुआ था, अपने परिवार से फिर से मिलने में असमर्थ था और जब भी वो आयरिस से मिलने वाला होता बीमारी और मौत उसका पीछा करती हुई दिखाई देती। उसने आखिरकार संपत्ति को जलाने का फैसला किया ताकि आयरिस को दुख से ना जूझना पड़े। हालांकि 2 मिनट बीतने के बाद बैगहेड ने अपनी पत्नी की आत्मा को नियंत्रित कर लिया और उसकी जगह उसे जला दिया। फिर दृश्य आधी रात में बदल जाता है जब आयरिस को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे पता चलता है कि कैटी अपने बेडरूम में नहीं है, इसलिए वो आवाज का पीछा करती है और तहखाने में प्रवेश करती है। लेकिन कैटी के बजाय उसे अपने पिता मिलते हैं जो उसे बड़ी दीवार के छेद में फुसलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आयरिस जाने से इनकार कर देती है और देखती है कि उसके पिता का चेहरा विक्षिप्त हो गया है। फिर ओवन अपनी त्वचा उतारता है और खुद को बैगहेड बताता है। आयरिस उसका गला घोटने की कोशिश करती है, लेकिन यह उल्टा पड़ता है। बैगहेड खुद ही निकलता है और आयरिस अपने बिस्तर में जागती है। अपने गले में एक रस्सी को कसकर लपेटा हुआ महसूस करती है। सौभाग्य से कैटी उसकी चीखें सुन लेती है और रस्सी काट देती है, जिससे आयरिस लगभग दम घुटने से बच जाती है। दोपहर में लड़कियां वकील से संपर्क करने की कोशिश करती हैं ताकि वे विलेख से आयरिस का नाम हटा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हवा में गायब हो गया है। घर लौटने पर कैटी अपनी दोस्त की सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाती है और उसे तुरंत वहां से चले जाने का आग्रह करती है। हालांकि आयरिस अपनी सामान्य जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती जहां उसके पास कुछ भी नहीं है। वो कैटी पर ईर्ष्या करने का आरोप लगाती है क्योंकि अब उसके पास अपनी संपत्ति है और परेशान कैटी अंततः अपना सामान पैक करके घर छोड़ देती है। लड़ाई के बावजूद कैटी अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए चिंतित है, इसलिए वो ओटो के परित्यक्त घर की ओर जाती है। अंदर उसे कई दस्तावेज मिलते हैं जो साबित करते हैं कि वह अभिशाप से बचने की कितनी बेताबी से कोशिश कर रहा था। इस बीच आयरिस बेसमेंट में जाती है और अपने पिता से मिलने के लिए बैगहेड का इस्तेमाल करती है। यहाँ वो बताता है कि वह चाहता था कि बार जल जाए। उसने कोई वसीयत भी नहीं छोड़ी और वो उसे इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। इतने लंबे समय तक इन सभी रहस्यों को दबाए रखने के लिए आयरिस उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए ये जगह पहले नहीं छोड़ सकता था। वो माफी मांगता है, उससे विनती करता है कि वो उसे फिर से वापस न लाए। इसके बाद निराश आयरिस ऊपर लौटती है, जहाँ वो डीड के कागजात को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले कागज में आग नहीं लगती। तब उसे एहसास होता है कि वो गलत फैसले लेने के कारण यहाँ फंस गई है। थोड़ी देर बाद कैटी बर में वापस आती है और बार बार आयरिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक कमरे में बेहोश पड़ी है। यह मानते हुए कि उसका दोस्त तहखाने में है, कैटी वहां जाती है, लेकिन बैगहेड से टकरा जाती है और वो अपना सामान गिरा देती है और बैगहेड कुछ दस्तावेज निगल लेता है जो ओटो के थे। नतीजतन ओटो जिंदा हो जाता है। कैटी फिर उससे पूछती है कि बैगहेड कौन है, तो वो बताता है कि 400 साल पहले ब्रदरहुड नामक एक पंथ ने एक महिला की खोज की थी जो मृत लोगों को बुला सकती थी। उन्होंने उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उन्होंने उसे चुड़ैल करार दिया और उसे सूली पर जला दिया। हालांकि वो मृतकों में से उठ खड़ी हुई और बदला लेना चाहती थी। जब उसने बहुत से लोगों को मारना शुरू किया तो ब्रदरहुड ने उसे एक भूमिगत जेल में कैद कर दिया, लेकिन सदियों बाद उन लोगों के वंशजों ने एक बार फिर उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उसकी कब्र खोली। जितना अधिक उन्होंने उसका इस्तेमाल किया उतनी ही अधिक शक्ति उसे मिली और जो लोग उसका शोषण करने की कोशिश करते थे वे मर जाते थे। जब कैटी यह कहानी सुन रही होती है तो 2 मिनट समाप्त हो जाते हैं और ओटो की आत्मा पर बैगहेड का कब्जा हो जाता है और जैसे ही कैटी जाने की कोशिश करती है
अगली सुबह आयरिस कैटी के कॉल से जागती है, जो तहखाने से मदद के लिए विनती करती है। वो डर जाती है और तुरंत तहखाने में अपनी दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ती है। आयरिस को उसकी आवाज बड़े छेद के पार से आती हुई सुनाई देती है। छेद से दूर रहने की अपने पिता की चेतावनी के बावजूद वो कैटी को बचाने के लिए दीवार में घुस जाती है। अंदर उसे एक गहरी गुफा मिलती है और वो उसमें से होकर आगे बढ़ती है और अंततः अपनी सहेली को ढूंढ लेती है। लेकिन जब वे वापस लौटने की कोशिश करते हैं तो आयरिस असली कैटी की लाश को देखती है। पता चलता है कि उसके पीछे खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बैगहेड है। फिर वो प्राणी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस जल्दी से उठ जाती है और दीवार के रास्ते भाग जाती है। सौभाग्य से उस समय नील वहाँ आ जाता है और वो उसे वहां से ले जाता है। जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो नील उसे कुछ गोलियां देता है, ये दावा करते हुए कि वे उसे शांत करने में मदद करेंगी। फिर वो उन्हें खा लेती है और नील को याद दिलाती है कि कोई भी फिर से बैगहेड का उपयोग नहीं करेगा, इसलिए वो शक्तिहीन हो जाएगी। अचानक उसे चक्कर आने लगता है और ये देखकर नील उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। अगले सीन में आयरिस जाग जाती है और महसूस करती है कि यह पहले से ही अंधेरा है। फिर वो बेसमेंट में भागती है और नील को किसी से बात करते हुए सुनती है। वहाँ वो नील को बैगहेड के साथ सौदा करते हुए पाती है। वो प्राणी का संरक्षक बनने का प्रस्ताव रखता है और बदले में वो अपनी पत्नी के साथ जीवन भर संपर्क में रहना चाहता है। नील ने डीड पेपर पर अपना नाम भी लिखा है, लेकिन ये फिर से गायब हो जाता है क्योंकि आयरिस अभी भी जीवित है। जल्द ही बैगहेड सारा का रूप धारण कर लेता है और उसे बताता है कि जब वो मरी थी तब वो गर्भवती थी। नील बहुत ज्यादा नियंत्रित और असुरक्षित था, इसलिए सारा डर गई और उसे छोड़ना चाहती थी। उसने उसे शांत करने के लिए चुपके से उसे नशीला पदार्थ भी दिया, लेकिन वो अपनी कार की ओर भागी और अंततः कार दुर्घटना में फंस गई। अपराध बोध से ग्रस्त होकर वो रोने लगता है, इसलिए सारा उसे बताती है कि वे अभी भी साथ रह सकते हैं। नील ने दावा किया कि वो हत्यारा नहीं है, लेकिन सारा ने जवाब दिया कि उसने ही उसे और उनके बेटे को मारा था। तभी नील ने देखा कि आयरिस उनकी बातचीत सुन रही है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। वो अपने कमरे में भागती है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो फिर घबराकर छत पर भागती है, लेकिन नील उसे पकड़ लेता है। आयरिस उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे समझाती है कि वो जिस महिला से बात कर रहा था वो उसकी पत्नी नहीं है और बैगहेड उसे बरगला रहा है। हालांकि वो सुनने से इनकार कर देता है और उस पर हिंसक हमला करता है। आयरिस किसी तरह से छूट जाती है और नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन नील उसे छत से नीचे फेंक देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दुखद मौत हो जाती है। इसके बाद नील उसके बेजान शरीर को तहखाने में ले जाता है और बैगहेड को अपना फोन देती है ताकि वो उसे वापस ला सके, ताकि वो उसका नाम डीड पर लिख सके। बैगहेड फोन निगल जाता है और जल्द ही आयरिस की आत्मा प्रकट होती है। नील उसे मारने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो बस बैगहेड का संरक्षक बनना चाहता था और अपनी पत्नी के साथ फिर से जुड़ना चाहता था। फिर वो आत्मा से घर का स्वामित्व उसे सौंपने के लिए कहता है। हालांकि वो पागलों की तरह नील को उसे रिहा करने के लिए धन्यवाद देती है। वो दावा करती है कि हालांकि आयरिस मर चुकी है, लेकिन उसका नाम अभी भी डीड पर है, इसलिए बैगहेड के शरीर में आयरिस की आत्मा के साथ वो अपनी खुद की संरक्षक बन जाती है और तहखाने से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है। नील को समझ नहीं आता है, लेकिन वो अचानक उस पर हमला करना शुरू कर देती है। बैगहेड नील की मां में बदल जाता है और उसके हाथ तोड़ देता है। फिर वो सारा का रूप लेती है और उसके सिर को बार बार जमीन पर मारती है। आखिरकार वो आयरिस का रूप लेती है, जो एक कुर्सी पकड़ती है और उसे पटक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अंतिम दृश्य में बैगहेड पब के साथ साथ डीड को भी जला देता है और बेसमेंट से दूर चला जाता है। उसे नियंत्रित करने या उसे फंसाने वाला कोई नहीं बचा है। वो अब अपनी खुद की संरक्षक है और दुनिया भर में घूमने के लिए स्वतंत्र है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि वो आत्मा अब खुद आयरिस है। अब देखना पड़ेगा यह आत्मा क्या करती है। सो गाइज, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज, अब मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पर।